नमस्कार, मेरा नाम है ब्रजेश राजपूत। विस्तार न्यूज़ के खास कार्यक्रम गेस्ट इन न्यूज़ रूम में आपका स्वागत करता हूं। मुझे ये बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि आज हमारे जो गेस्ट हैं वो बहुत खास हैं। वो है मध्य प्रदेश सरकार के जी, तकनीकी कौशल और रोजगार मंत्री श्री गौतम टेटवाल जी। जी। गौतम जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं हम विस्तार न्यूज़ के न्यूज़ रूम में। धन्यवाद आपको और आपकी विस्तार न्यूज़ को भी बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं देखता रहता हूँ आपके कार्यक्रम जी। और और हम लोग आपसे लंबे समय से चाह रहे जी, थे कि जी। आप यहाँ आएँ और हम जी, लोगों का आपने काम देखें। जी, जी, जी। मुझे अच्छा लगा, प्रसन्नता हो रही है और आपके साथ बहुत प्रसन्नता हो रही है। हमने आपका जो जी, प्रोफाइल देखा है तो जी, उसमें आप 2 बार के विधायक हैं। जी, और जब भी आपको टिकट मिली है आप हर बार जीते हैं। जी, 2008 में आपको टिकट मिली, फिर बाद में जी, 2 बार नहीं मिल पाई, जी, मगर फिर मिली 2023 में, फिर आप जी, जीते। जी। तो ऐसा कौन-सा विनिंग कॉम्बिनेशन है कि जब लोगों को, आपकी पार्टी को लगता है कि सारंगगढ़ जीत नहीं पाएँगे तो आपको मैदान में उतार देते हैं? माननीय ब्रजेश जी, पहले तो मेरी विधानसभा है सारंगपुर सारंगपुर सॉरी, और ये राजगढ़ जिले में आता है। राजगढ़ जिले की। और संसदीय क्षेत्र राजगढ़ रहा है जी। और इसमें दिग्गी निरामी नेता लड़ते रहे। दिग्विजय जी, सिंह जी का दिग्विजय इलाका सिंह है। जी रहे हैं। दिग्विजय सिंह जी के पहले श्री बसंत कुमार पंडित जी रहे हैं। जी। उनके पहले प्यारेलाल खंडेलवाल जी रहे हैं हाँ। और भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्यों में श्री जगन्नाथ राव जोशी जी वहाँ से चुनाव लड़े हैं। बाबूराव पटेल जी वहाँ से चुनाव लड़े हैं। वो भाजपा का क्षेत्र हुआ करता था राजगढ़। प्यारेलाल खंडेलवाल लड़े प्यारेलाल हैं। खंडेलवाल वहाँ से एक बार विधायक प्यारेलाल खंडेलवाल नीतीश भी गए। कुमार, नीतीश नीतीश भारद्वाज। नीतीश भारद्वाज भी दिग्विजय सिंह जी के हाँ, खिलाफ लड़े थे हाँ। और लक्ष्मण सिंह जीते जी भी। से जीते नहीं अच्छा, नीतीश जीते जी। थे, हाँ। नीतीश जी भी लड़े थे। जी। तो वो शुरुआत जब 1952 में जनसंघ की सीट रही है। जी। जनसंघ से बाबूराव पटेल और जगन्नाथ राव जोशी जी जो कर्नाटक से आया करते थे और भारतीय जनसंघ के महामंत्री थे, वो भी वहाँ से चुनाव क्या जीते। बात है! इस बीच में भारतीय जनता पार्टी के कोषाध्यक्ष रहे डॉक्टर बसंत कुमार पंडित जी, वहाँ से 2 बार चुनाव जीते हैं। अच्छा, और मुझे यानी कि बचपन वो से सीट काम ऐसी जी, रही है जी। जहाँ पे आरएसएस अपने बड़े नेताओं को, प्रचारकों को, या बीजेपी अपने बड़े नेताओं को दूर-दराज से लाके वहाँ उतारती थी। मध्य प्रदेश में आरएसएस का काम काफ़ी समय से रहा है और मालवांचल उसका जनक रहा है। 1940 से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मालवा में आ गया था और उज्जैन से श्री राजाभाऊ महाकाल जी और दिगंबर राव तेजारे जी सबसे वरिष्ठ प्रचारक थे, जो डॉक्टर हेडगेवार जी के साथ में मोहिते के बारे में प्रथम शाखा के स्वयंसेवक रहे। वो पहले प्रचारक बन के आए थे। क्या बात मध्य प्रदेश में काम उनने फैलाया। उसके बाद बाबा साहब नाथू और भाऊ साहब भुस्कुटे जी हमारे प्रांत प्रचारक रहे। सुरेश जी सोनी रहे है! जी, जी। और उनके साथ में शरद मेहतोला जी रहे। सुरेश सोनी भी आप वहीं राजगढ़ जी, के ही हैं? सुरेश जी सोनी राजगढ़ के वो रहे और राजगढ़ जिले के ही रहे, राजगढ़ से रहे और उन्होंने कई हजार मुझ जैसे कई हजार कार्यकर्ताओं को खड़ा किया है। तो तो संघ के संस्कार हैं और जो संघ और मातृ संस्था जो आदेश करती है उसका पालन करते हैं, जो भाजपा आदेश करती है उसका पालन करते हैं। पर ये तो बड़ी अच्छी बात है। पर आपका लंबा वक़्त ये संघ में, संघ के प्रचारकों के साथ घूमने-फिरने में बीता है। आपने कई दायित्व निभाए हैं, विद्यार्थी परिषद में भी निभाए हैं और शिशु मंदिर में भी आपने लगातार काम किया है। तो कैसे आप जुड़ गए थे बचपन से ये संघ की विचारधारा से? जी, मेरे पिताजी भी संघ से जुड़े रहे और पिताजी के संस्कार और मेरे ताऊ जी श्री लक्ष्मण जी टेटवाल जी थे, उनके संस्कार रहे। 1975 में जब आपातकाल लगा था और उस आपातकाल के काल में मतलब स्वतंत्रता समाप्त हो गई थी। जी। वो सामाजिक, राजनीतिक, पत्रकारिता की और इंदिरा जी ने आपातकाल लगा दिया था, कारण आप सब जानते जी, हैं। जी, जी। और उस काल में मेरे पिताजी भी फरार रहे। उसके बाद में मैं छोटा सा ही था, 10-12 साल की उम्र होगी, पर 12-15 साल की उम्र में मैंने जब आपातकाल समाप्त हुआ तब पता लगा संघ क्या है, संघ को समझा और वो आपातकाल की विभीषा का को हमने सहा, देखा, तो संघ समझ में आने लगा था। और पापा फरार थे तो घर की आर्थिक स्थिति खराब थी। मामा पिताजी स्कूल मास्टर थे पर फरार में घर चल नहीं पाता था, तो माता जी मेरी मजदूरी करती थी किसानों क्या, और मजदूर का बेटा होने के नाते बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली और मजदूर का बेटा रहा और अभाव में जीवन जिया। उस अभाव का असर रहा कि संगठन में मगर कुछ उन अभावों के बावजूद आपकी पढ़ाई-लिखाई बहुत अच्छी हुई है। आपने बीएससी किया है एग्रीकल्चर से और एमएससी भी किया हुआ है। तो वो कैसे कर पाए अपना पूरे काम पूरा? अब हम सॉरी। परिवार में 5 बहन भाई रहे हाँ। और सबका 5 ही बहन भाई का बड़ा वो रहा। पिताजी चूँकि स्कूल मास्टर थे, तो इतना अभाव भी नहीं रहा, उनको वेतन मिलता था। मेरे पिताजी, मेरा जन्म हुआ जब मेरे पिताजी की नौकरी लगी थी और मेरे पिताजी की
प्रथम सैलरी थी, मुझे पता लगा उन्होंने जब सैलरी छोड़ा 42 रुपये 60 पैसे उनको तनख्वाह मिलती थी। और मैं जब कॉलेज में पढ़ने लगा तब उनकी सैलरी शायद 3,000 2,000 होगी। तो हम इतने अभाव में भी नहीं पले, पर इतने कम अभाव में हमारी परवरिश बहुत अच्छी हुई। 5 बहन भाई और 2 चाचा के ऐसे साथ हम परिवार के सदस्य थे। तो छोटा मोटा काम पिताजी भी करते थे और उनकी पिताजी की परवरिश में हम ऊपर से बड़े हुए। महाविद्यालय में 2 ड्रेस बहुत पर्याप्त होती थी। जी, 2 ड्रेस। तो 2 ड्रेस थी, तो 2 ड्रेस से लगभग ग्रेजुएशन 2 ड्रेस में ही हुआ। हाँ सर, ये विवेक है, हमारे सहयोगी हैं, आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। जी जी मंत्री जी, प्रधानमंत्री मोदी स्किल इंडिया प्रोग्राम चला रहे जी। हैं और ये जिम्मेदारी आपको मध्य प्रदेश में मिली हुई जी, है। जी। जीआईएस हुआ, 30 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया रोजगार को लेकर, युवाओं ने इस ख्वाब देखे, बजट में 22 आईटीआई बनाने का वादा किया। जी। लेकिन मध्य प्रदेश में युवाओं में आप प्लस और माइनस क्या देखते हैं? क्या अच्छी बात है और क्या युवाओं में कमी है जो हम स्किल्ड को लेकर देखें तो? मध्य प्रदेश का युवा आगे बढ़ना चाहता है, आवश्यकता है जैसा प्रधानमंत्री जी का सपना। युवा अपनी रुचि अनुसार कोई रोजगार या कोई प्रशिक्षण पाना चाहता है और हमारे यहाँ ग्लोबल स्किल पार्क के माध्यम से तकनीकी और नॉन तकनीकी स्किल्ड करने के लिए उसको हम दे रहे हैं। मेकाट्रॉनिक्स जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, हमारे यहाँ अलग अलग विषय प्रशिक्षण होता है। आईटीआई प्रशिक्षित या आईटीआई पास पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग के लड़के हमारे यहाँ एडमिशन लेते हैं, उनको 1 साल का प्रशिक्षण हम देते हैं और हमारे प्रशिक्षण के बाद निश्चित रूप से 100% प्लेसमेंट होता है। ये तो आर्टिफिशियल उसकी रही बात। हाँ। और इसके अलावा प्रधानमंत्री जी की विश्वकर्मा योजना के माध्यम से हम छोटे छोटे ऐसे कोर्स प्रारंभ करना चाहते हैं जो 40 घंटे 45 घंटे के हों। जो बच्चा सीखना चाहता है, वो बच्चा जो पढ़ाई छोड़ देता है 10th के बाद 12th के बाद और अपने पिताजी का व्यवसाय चाहता है, तो ऐसे बच्चे जैसे बढ़ाई के बच्चे, सुतार के बच्चे हों या मिट्टी के बर्तन बनाने वाले के बच्चे हों, लोहे के काम करने वाले के बच्चे हों या दाढ़ी कटिंग हजामत बनाने वाले के बच्चे हों, तो उसको हम वो प्रशिक्षित करके और उसको कटिंग का काम या ब्यूटी पार्लर का काम मेरी बिटिया कोई सीखना चाहती है। कोई तो आपको ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश के युवाओं को किस और दिशा में आगे बढ़ाने की जरूरत है? मतलब कोई कमी महसूस होती है युवाओं में कि ये अगर हो जाता अच्छा तो और बेहतर हम कर सकते? मध्य प्रदेश का युवा अगर वो नॉन स्किल्ड है तो उसको स्किल्ड करके 12th 10th पास अगर युवा है तो उसको स्किल्ड करके उसकी रुचि के अनुसार उसको व्यवसाय दिलाना चाहिए और उसकी रुचि के अनुसार अगर वो जो काम सीखना चाहता, अगर एक हजामत बनाने वाले का बेटा है और वो नाई का काम सीखना चाहता है तो आर्टिफिशियल तरीके से आजकल वो क्या खड़े बाल कर देते हैं ना, वैसा ब्यूटी पार्लर का कोर्स अगर बिटिया ब्यूटी पार्लर का कोर्स सीखना चाहती तो आजकल शहरी क्षेत्रों में विवाह में शादी में ब्यूटी पार्लर का काम अगर होता है तो विवाह में शादी में एक दुल्हन को तैयार करने के लिए 50,000 1 लाख रुपया ले लेते हैं ब्यूटी पार्लर वाले। ग्रामीण क्षेत्र में जो 5,000 4,000 की आबादी है, 4,000 की पॉपुलेशन या 5,000 की पंचायत स्तर पर जब दुल्हन सजने के लिए जाती है तो उससे भी शहरी क्षेत्र में वो 15 से 20,000 रुपये लेते हैं। मैं उस बिटिया को प्रशिक्षण देना चाहता हूं कि दुल्हन को सजाने का। सरकार की नौकरी को भरोसे ना रहे, आत्मनिर्भर बने। सरकारी नौकरियां वैसे ही कम है। प्रधानमंत्री जी का भी सपना है आत्मनिर्भर भारत, और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण ऐसे ही होगा जो जैसा चाहता है सीखना। सर, आपने कहा आप बच्चियों को आत्मनिर्भर बना रहे हैं, लेकिन अभी जब हमने आपसे बात की थी तब आपने कहा था कि आपका संघर्ष बहुत ज़्यादा रहा। आपने पेपर बेचने का भी काम किया और फिर उसके बाद पत्रकारिता का भी अनुभव आपका रहा। तो सर, इतने संघर्ष के बाद फिर राजनीति में आप कैसे आए और फिर आपने सोचा था कि आप मंत्री बनेंगे? जो इस तरह की जिंदगी है वो सबको आकर्षक भी लगती है, लेकिन इसके पीछे का संघर्ष किसी को शायद दिखता नहीं है। रंजना जी लगातार 2-3 महीने से प्रयासरत थी कि आपको यहाँ लेके आना है स्थानीय। आपका क्वेश्चन था कि संघर्ष में जब महाविद्यालय से पढ़ के आया तो जॉब की तलाश में था और मेरे यहाँ स्वदेश अखबार के कोई संवाददाता नहीं थे, तो स्वदेश चूँकि हमारी विचारधारा का पेपर है, स्वदेश एक विचारधारा है, उसकी पत्रकारिता मुझे मिली और मैं स्वदेश चूँकि मेरे यहाँ 50-60 प्रति आती थी, मैंने 150-200 प्रति खरीदी। उसी बीच में पार्टी ने मुझे युवा मोर्चे का अध्यक्ष बना दिया, तो वो दोनों काम करता था। मैं सुबह 4:30 बजे स्वदेश की बस से आ जाता था, मैं 4:30 बजे 5 बजे जग के और 6:30 बजे तक पूरा पेपर में खुद ही बांट किया जाता था। इससे पता नहीं लगे कि नेताजी अखबार भी बांटते हैं और फिर टिप टॉप होके हो जाता था। तो मुझे लिखना स्वदेश और पांचजनी ने मुझे
लिखना और पढ़ना सिखाया। और पत्रकारिता एक बहुत अच्छा व्यवसाय नहीं मानता, विचारधारा है, समाज को दिशा देने की विचारधारा है। ब्रजेश भाई साहब भी समाज को दिशा देने का काम कर रहे हैं। ये अमर है सर, ये भी आपसे एक सवाल पूछना चाहेंगे। मेरा आपसे सवाल सर ये, अभी पिछले दिनों मतलब हाँ। 1 महीने से हम लोग खबर बना रहे जी। हैं, बहुत ज्यादा एक मुद्दा चर्चा में रहा होली के समय। जी। होली वाले दिन कैसे उस दिन नमाज होगी तो नमाज आगे बढ़ा लेनी चाहिए। आप ही के साथी मंत्री कैलाश विजयवर्गीय उन्होंने बयान दिया कि नमाज का समय आगे बढ़ाया जा सकता है, होली तो कभी भी खेल लीजिए। फिर कुछ नेता हैं जो इस तरह के भड़काऊ बयान देते हैं जिससे दोनों पक्षों के लोग थोड़ा प्रवोक होते हैं। रामेश्वर शर्मा विधायक, उन्होंने भी इस पर बयान दिया और उत्तर प्रदेश से भी कई तरह तरह की राजनीति हुई। इस बीच में आपका वीडियो मुझे याद आता है कि आप स्पीच दे रहे थे, अजान हो रही थी, आपने स्पीच रोक दिया और जब दोबारा आपने स्पीच शुरू किया तो आपने वो कलमा की वो लाइन पढ़ते हुए और उसका मतलब समझाया। तो ये मतलब आप पब्लिक को तो समझा रहे हैं, अपने बीच के नेताओं को भी समझाते हैं कभी फुर्सत में? हमारी संस्कृति रही है, क्या नाम बताया? अमर अमर। अमर हमारी संस्कृति रही है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु वो वाक्य भी मा बता दीजिए। कश्चित् दुर्भाग भवेत्। हमने ये कहा है, हम तुम्हारी संस्कृति का, तुम्हारे धर्म का सम्मान कर रहे, तुम हमारे धर्म का सम्मान करो, यह संदेश था। और हमारा धर्म होली वर्ष में एक बार आती है, आप अपनी नमाज का समय आगे पीछे करो या घर में बैठकर भी नमाज पढ़ सकते, ये हमने संदेश दिया था। और आप हमारा सम्मान कीजिएगा। और हमारा तो वही रस वसुदेव कुटुंबकम की बात कर रहे हैं हम, सार्वभौमिक गोपाल की बात कर रहे हैं हम। हमने तो जो इस हिंदुस्तान की धरती पर भारतीय संस्कृति को जो सम्मान करता है, सनातन संस्कृति का सम्मान करता है, भारत उसको अपने में समा लेता है। और हमारी अपनी संस्कृति रही है, सबसे पुरानी संस्कृति रही है सनातन संस्कृति, हजारों साल पुरानी संस्कृति, 18 करोड़ साल पुरानी रही है। 5000 साल पहले दशरथ के यहाँ भगवान ने जन्म लिया था, महाराज दशरथ के यहाँ। तो इस संस्कृति का आप लोगों को सम्मान करना चाहिए। उनकी संस्कृति कब की आपको मालूम नहीं, मगर आपने जिस तरीके से अपना भाषण बीच में रोक के सम्मान दिया था तो उससे एक बहुत अच्छा संदेश गया, मगर वो वाकया क्या था? नहीं, वो वाकया जो भी हो, पर मेरा आज के दिन आप सबसे आपके क्वेश्चन को ये कि आप भी हमें सम्मान दीजिएगा ना। हमने अगर सम्मान दिया तो आपका दायित्व क्या होता है? भारत तेरे टुकड़े होंगे, ईसा अल्लाह ईसा अल्लाह। आप कहीं भी कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी वो कर सकते हो। हमारे बच्चों के साथ कुछ भी लव जिहाद के नाम पर झूठा नाम रख के गले में हाथ में कलेवा बांध करके आप हमारी बहू बेटियों को कुछ भी गुमराह कर सकते हो, ये नहीं चलेगा। भारत उसको बर्दाश्त नहीं करेगा, हिंदू समाज उसको बर्दाश्त नहीं करेगा। भारत नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तेजी से आगे बढ़ रहा है। हम दुनिया के हर क्षेत्र में हमारा युवा आगे बढ़ रहा आप है। ये कहना चाह रहे हैं जितना सम्मान आप दे रहे हैं उतना उस तरफ से मिल नहीं रहा है? मिलना ही चाहिए। नहीं मिल रहा है क्या? उस आप ये कहना संस्कृति चाह को रहे हैं? मिलना ही चाहिए। आप खुद ही जान रहे हो, मिलना चाहिए। और उनको सम्मान करना चाहिए, हमारी संस्कृति का सम्मान नहीं, करना इनका कहना है कि मिल नहीं रहा है। हम मिलने, आपको दिख ही रहा है, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, दिख रहा है। और उनको हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहिए, तो ठीक है। अच्छा, भाई वो गंगा माता को, गौ माता को पवित्र माने ना, हमें क्या दिक्कत? हमने कहा मना करा कि प्रयागराज के कुंभ में आपको डुबकी लगाने से मना करा कि आप आइए, स्वागत है, अभिनंदन। दुकानें भी नहीं लगाने दे रहे थे वहाँ तो कुछ लोग कहते हैं नहीं, कि ये कुछ- गैर हिंदू कुछ- दुकान भी ना कुछ लगाएं। सर फिरे लोगों की बात है। उन्हीं का व्यवसाय चल रहा था, उनने कई लोगों ने व्यवसाय करा। और देख लो आप, जहाँ जहाँ हमारे धार्मिक स्थल है, हमारे आस्था विश्वास के केंद्र है, वहाँ पर व्यवसाय वो लोग कर रहे हैं। ये सब अच्छा, झूठी होली का बात है। मौका है, आप बहुत रंग लगा हुआ है आपके अभी भी, मतलब आपने बहुत रंग खेला है और होली का मौका है, तो आपसे होली में मिलना तो नहीं हो पाया, लेकिन अब आप आए हैं तो होली का माहौल हम दोबारा जमा सकते हैं क्या? कोई फाग वाग आप गा के सुनाएंगे कि मुझे लग रहा है कि आपने बहुत होली खेली और ये सब उत्साहित है। देखो रंजना भी तैयार खड़ी है। हाँ, मालवा की कोई देखो, फाग? मालवा में तो होली बहुत अच्छी होती है। और होली का उत्सव वैसे ही हम मानते हैं कि बुराई पर अच्छाई की जीत है, और बुराई पर अच्छाई की जीत के साथ होली का उत्सव, होली का त्यौहार ही ऐसे आता है। हम ये मानते हैं कि चैत्री नवरात्र का प्रारंभ होता है, फागुन का महीना जब आता है तो हम सर्दियों को विदा करते हैं और गर्मी प्रारंभ होती है। होली के दहन के बाद 7वें दिन ही हम शीतला सप्तमी का त्यौहार मनाते हैं। और शीतला सप्तमी के त्यौहार से अभिप्राय ये, आशुतोष भगवान ने संदेश दिया, आशुतोष भगवान ने संदेश दिया कि ठंडा खाएं, मीठा बोलें, बर्फ़ की तरह शीतल रहें, दही खाएं, छाछ खाएं और ठंडा पिएं। बासे से अभिप्राय नहीं है, माता पार्वती जी से उन्होंने कहा था ठंडा खाएं। अब हमारे यहाँ शीतला सप्तमी के दिन बासी भोजन खा रहे। बासी भोजन की परंपरा तो आ गई होगी, पर भगवान आशुतोष का संदेश था कि गर्मी का आगमन हो गया, अब गुस्सा कम करें। तो आप अगर अपने कोई आप को होली की फाग तेज सुना में नहीं देंगे तो आए। हम सब आपका गुस्सा- साथ देंगे और हम सब गुस्सा सुनना भी मुझे आता भी चाहेंगे। नहीं, आप एक कोई भी फाग गा दीजिए, क्योंकि आप बहुत होली खेल के आए हैं।
तो हमें देखना है आपका फाग। बचपन में हमारे एक मित्र गुनगुनाते थे, हाँ, वही। फागन लाग्यो रे, हाँ फागन लाग्यो रे, भाभी का देवर थोड़ी पीजे रे, फागन लाग्यो रे, हाँ फागन लाग्यो रे, भाभी का देवर थोड़ी पीजे रे, फागन लाग्यो रे। बहुत बहुत तो फागुन लग गया, आपको कुछ रंग और दिखाते हैं आपकी ज़िंदगी के। ये हमने कुछ आपके लिए कुछ सजाए हैं सारे जी, फोटो जी, कि जी, आपका जी, जो जी। आपकी राजनीति कहाँ से शुरू हुई जी, और जी, कहाँ जी, पहुँची। जी, तमाम बड़े नेता आपके साथ हैं, इनमें कैलाश जी का आपको बड़ा स्नेह प्राप्त है, आप मुझे बता रहे थे। मेरे जीवन में कैलाश जी का योगदान एक घटनाक्रम के ऊपर है। मैं जब उत्तराखंड में जब विधायक था, 2013 में जून उत्तराखंड में जब त्रासदी हुई थी, तब उसमें मेरे माता पिता को मैं तीर्थ कराने ले गया था, और उसी समय बड़ी त्रासदी हुई पहाड़ों का गिरने से। मेरे पिताजी ने वहाँ शरीर छोड़ दिया था, और मेरे पिताजी का दाह संस्कार यमुनोत्री स्थान पर किया, और लगभग 9 दिन तक वहाँ मैं फंसा रहा, और मृत्यु से संघर्ष करते रहा पूरा परिवार। जी। और यमराज जी ने कई बार हमें आमंत्रण करा, पर हम उनका हाथ छुड़ा के आ गए। क्या बात है। और वो संघर्ष जीवन का अभी भी याद है। उस समय अगर कोई मेरी मदद कर रहा था तो वो 2 शख्स थे। एक शख्स थे मैं जिनको कभी नहीं भूल सकता, जो एक शख्स थे श्री कैलाश विजयवर्गीय जी। और वो उस समय पे कैलाश जी इंदौर के लिए नहीं, देश के लिए जीते हैं। इंदौर को कैलाश जी ने मालवा को बनाया है, पर वो लगातार फोन करते हैं। दूसरे शख्स थे हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्रद्धेय मामा जी शिवराज सिंह जी चौहान, जो सुबह शाम मुझे फ़ोन करते थे और मेरा मनोबल बढ़ाते थे कि अपन जिंदा वापस आएंगे, और अपना जन्म ही समाज के लिए हुआ है। और वो जो कैलाश जी ने जो संदेश दिया वो जीवन भर में मैं इनका कर्ज कभी जीवन में उतार नहीं सकता। उनका बहुत योगदान है मुझे बनाने में। और साथ ही डॉक्टर मोहन यादव जी मेरे विद्यार्थी जीवन में जब विद्यार्थी परिषद में काम करते थे, तब संघर्ष के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी का बहुत योगदान रहा मुझे बनाने में। मैं उनका भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। अच्छा, नहीं अब तो देखिए उन्होंने आपको अपने जो उनका गृह जिला है उज्जैन, वहाँ का प्रभारी बनाया हुआ है। तो उज्जैन की जो गृह जिले के प्रभारी बन के आपको कैसी जिम्मेदारी का महसूस, जहाँ भगवान महाकाल है उस जिले के आप प्रभारी हैं, मैं प्रभारी मंत्री हैं। सर्वप्रथम तो डॉक्टर मोहन यादव जी को भी धन्यवाद देता हूं, और मुझे बनाने वाले जो जिन संघ के प्रचारकों के साथ और भाजपा के सेंट्रल मंत्रियों के साथ मैंने काम किया है, श्रद्धेय भगवत शरण माथुर जी, श्री माखन सिंह जी चौहान साहब, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ जिनके नाम मुझे लेने में कई बार ऐसा होता है, पर जिनने मुझे गढ़ा, शिक्षा वर्ग में मेरे शिक्षक भी रहे, श्रद्धेय सुरेश सोनी जी, श्रद्धेय शरद मेहरोत्रा जी, और भाऊ साहब भुसकुटे साहब, बाबा साहब नाथू साहब, और दिगंबर राव जी तेजारे जो मध्य प्रदेश में पहले प्रचारक रहे। तो आपको मालूम था कि दूसरी बार में आपको मंत्री की जिम्मेदारी मिल जाएगी? नहीं, ये मेरी पार्टी जहाँ मुझे पहुँचाएगी, और ये चाह नहीं जुलवाला के गेंदों में गुथा चाहूँ, जहाँ पार्टी भेज देगी, जिस क्षेत्र में भेजेगी वो काम करूँ। आपने बड़ी सुंदर लाइनें गुनगुनाई मक्खनलाल चतुर्वेदी जी की कि चाह नहीं सुलबाला के गेंदों में गुथा जाऊँ, चाह नहीं अबला नारी के सिर पर चढ़ू भाग्य इतराऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पद पर देना फेंक, जिस पद पर राष्ट्रभूमि को शीश चलाने जाए वीर अनेक। मैं तो वो पंक्तियां, वो संघ के संस्कार अभी जीवित है समाज में, इसलिए मैं गीत गाया करता था बचपन में। 2 साहबजादों का बलिदान हुआ था गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के। फतेह सिंह जी जोरावर सिंह जी का जिंदा दीवार में चुना दिया था, वो एक आदर्श बने थे। तो वो तमाम चीज़ें वो तमाम चीज़ें हैं जिनको देख करके, और ये समाज, ये संस्कृति जीवित है। कई लोगों की कुर्बानियाँ हुई है, और उस कुर्बानियों का परिणाम है कि आज हिंदू समाज जीवित है और ताकतवर है। देखिए मंत्री जी, हम आपको अपने स्टूडियो में लेके आए हैं। ये वो बड़ा खूबसूरत सा स्टूडियो है, और यहाँ आपको लाके बताना चाहते हैं कि हम लोग किस स्थिति में काम करते हैं। आप कई दफ़ा न्यूज़ देखते होंगे, पढ़ते होंगे। आज हम आपको न्यूज़ एंकर बनाना चाहते हैं, तो आप आइए प्लीज़। आपने ऐसा बोला तो बहुत होगा, मगर ऐसे कैमरे के सामने हम आपको पहली बार बुलवाएंगे। जी। नमस्कार, मैं गौतम टेटवाल और आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज। मेरे पास इस वक्त मध्य प्रदेश सरकार के कौशल विकास विभाग के मंत्री की जिम्मेदारी है। मेरे और मेरी सरकार के द्वारा किए गए विकास के कामों को जानने के लिए
आप देखते रहिए विस्तार न्यूज। बहुत मैं बहुत विस्तार न्यूज को और विस्तार न्यूज के सभी बंधुओं को, सभी श्रोताओं को और विस्तार न्यूज जो देख रहे हैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। सम्मानित ब्रजेश राजपूत जी का भी बहुत बहुत स्वागत, पूरी टीम का स्वागत करता हूँ। और मैं दैनिक आपकी न्यूज देखता रहता हूँ। समाज की अच्छाई बुराइयों को और समाज की सच्चाई को परोसने का काम विस्तार न्यूज करती है। बहुत बहुत धन्यवाद विस्तार न्यूज। मतीश, जितना जितना कम लिखा था आपने उससे बहुत ज़्यादा बोल दिया, तो ये आपका गजब स्किल है। मगर चूंकि आप हॉट सीट पे बैठ गए तो एक मेरा सवाल है जो प्रदेश की जनता जानना चाहती है कि आपकी वो बड़ी चुनौती है कि देश में, प्रदेश में बेरोजगारी जिस तरीके से बढ़ रही है, आपके पास रोजगार मंत्रालय है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार देने का, तो वो बेरोजगारी कैसे दूर करेंगे, ज़्यादा रोजगार कैसे देंगे? भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, सर्वशक्तिशाली प्रधानमंत्री से, जिसे एक विद्यालय में जब वो बच्चों के साथ थे तो उनने बच्चों ने पूछा कि अगर आप प्रधानमंत्री नहीं होते तो मंत्री होते थे, कहाँ होते? तो माननीय प्रधानमंत्री जी का उत्तर था कि मैं कौशल विकास का मंत्री होता। क्या बात। तो कौशल युक्त और बेरोजगार मुक्त मध्य प्रदेश गढ़ने का, देश गढ़ने का संकल्प प्रधानमंत्री जी का है। और हम हमारे युवाओं को उसकी योग्यता अनुसार हुनर सिखा रहे हैं और हुनर सिखाकर उसको यथा योग्य स्थान पर समाज में रोजगार दे करके और वो समाज का प्रतिनिधित्व करे और समाज का युवा रोजगार देने वाला बने, अधिक से अधिक लोगों को रोजगार दे और बेरोजगार से मुक्त कराने का हम संकल्प ले रहे हैं। प्रधानमंत्री जी का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के सपनों को हम साकार करेंगे। तो आपको लगता है बेरोजगारी कभी खत्म हो सकती है? निश्चित रूप से खत्म हो सकती है। इस देश का युवा अगर ये ठान ले और उसको क्या करना है, समाज में क्या करना है, वो युवा ठान ले, वो कृषि के क्षेत्र में, वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में, वो अन्य जो क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में जहाँ उसको जाना है, वो युवा अगर उसको सीखना है तो वो सीख सकता है और समाज का नेतृत्व करे। मध्य प्रदेश में तकरीबन 15 से 20 लाख बेरोजगार हैं, शिक्षित बेरोजगार हैं, जो रोजगार दफ्तरों में जिनका नाम दर्ज है, मगर उनकी सभी की चाह सरकारी नौकरी होती है। ब्रजेश जी, आपने कहा सरकारी नौकरी, और ब्रजेश जी एक बात और आपने कही कि रोजगार कार्यालय में उन युवाओं का रजिस्ट्रेशन है। रजिस्ट्रेशन रोजगार पाने के बाद उनने अपना पंजीयन निरस्त नहीं कराया। आउटसोर्सिंग के रूप से या पत्रकारिता के रूप में आपके कई पत्रकार साथी होंगे, युवा है जिनका रोजगार कार्यालय में रजिस्ट्रेशन, उन्हें नाम नहीं कटाया तो रोजगार मुक्त हो गया। कोई बेटा अगर अपने पिता की शाप पर बैठता है और वो उसने रोजगार कार्यालय में रजिस्ट्रेशन कराया, लंबे समय से 4-5 साल से पिताजी का व्यवसाय संभाल रहा है, तो फिर वो रोजगार से लगा कि नहीं लगा? बिल्कुल। ऐसे आउटसोर्सिंग पे जिनको जॉब मिल गए, या एक डॉक्टर का बेटा अपने पिता के साथ प्रैक्टिस कर रहा है, या जो भी एजुकेशन करके अगर प्रैक्टिस करता है, तो उसको शासकीय नौकरी पाने की चाहत नहीं, चाहत ये है कि मैं व्यवसाय से लग गया, मुझे मेरे परंपरागत इस व्यवसाय को आगे बढ़ाना है। पत्रकारिता के क्षेत्र में भी आपके कई साथी, आपके असिस्टेंट आपके साथ, आपके सबॉर्डिनेट आपके साथ काम कर रहे हैं और उनका भी कहीं रजिस्ट्रेशन होगा। तो ये जो आपने संख्या बताई, ये पंजीयन की संख्या है। तो इसको सर कुछ करेंगे आप लोग, ये संख्या कम हो या माने ऐसा कुछ हो जिससे कि ये बार-बार ये आंकड़े निश्चित सामने ना रूप से हम कम करने का प्रयास कर रहे हैं और कौशल विकास के माध्यम से, और हमारा ग्लोबल स्किल पार्क गुरु रविदास जी के नाम से ग्लोबल स्किल पार्क है, जो भोपाल में उसमें बन रहा है। भोपाल में बन रहा है। कब तक और बन जाएगा? उसमें बनी कितने लोगों को कंप्लीट हो रोजगार गया, मिलेगा? बन चुका है। लगभग 1100 छात्र उसमें हैं। उसमें अलग अलग ब्रांचों के छात्र जो जैसा सीखना चाहते हैं वो सीख रहे हैं। अभी वंदे भारत के पार्ट्स हम बना रहे हैं। हम ड्रोन का प्रशिक्षण देने का काम भी कर रहे हैं, मेकाट्रॉनिक्स का प्रशिक्षण देने का काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रशिक्षण देने का, नई ऑटोमोबाइल जो इंजन बन रहे हैं उसको प्रशिक्षण का, नवाचार के साथ हम काम कर रहे हैं सिंगापुर सरकार के सहयोग से। और हमारे टीओ ट्रेनिंग ऑफिसर जो हैं वो सिंगापुर से प्रशिक्षण प्राप्त करके आए हैं, तो वो भी हम नवाचार के रूप में वो भी कर तो रहे हैं। मध्य प्रदेश के युवाओं को यहाँ बैठ के भरोसा दिलाएंगे कि आने वाले वक्त में मध्य प्रदेश से बेरोजगारी तेजी से दूर होगी, सबको रोजगार मिलेगा, भले ही वो स्वरोजगार हो। मैं विस्तार न्यूज के माध्यम से प्रदेश के सभी युवा साथियों को यह संदेश देना चाहता हूं, अपनी योग्यता अनुसार जो हुनर, जो कौशल हमें सीखना है, हम अपने आप को स्किल्ड करके और उसका उपयोग करके अपने जीवन में स्वयं को आत्मनिर्भर बनाएं। इससे देश आत्मनिर्भर बनेगा और देश का
भार आप सबके कंधों पर है, हम सब देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। मैं पूरे युवा साथियों को आज का यह संदेश देता हूं और विस्तार न्यूज को भी, सम्माननीय ब्रजेश राजपूत जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू आप उज्जैन जिले के प्रभारी मंत्री हैं। उज्जैन में आने वाले दिनों में सिंहस्थ होने वाला है जी। तो क्या तैयारी सर सिंहस्थ की? सिंहस्थ की तैयारी मध्य प्रदेश के युवा विद्वान और हर विधा में पारंगत मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने प्रारंभ की है और शिप्रा जी के जल को शुद्ध कर, ये जो कान नदी है उस कान नदी का पूरा मुख मोड़ करके और सलारखेड़ी तालाब में उसका पानी डाल करके, और जो शिप्रा जी में बरसात का जो पानी आएगा उसको एक तालाब में हम अलग से इकट्ठा करके और सभी जो तीर्थ यात्री आएंगे उनको शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। लगभग 35 से 40 किलोमीटर तक शिप्रा जी के दोनों ओर घाट बनाकर, और हर घाट राम घाट होगा और शुद्ध जल से वो स्नान करेंगे, उसकी तैयारी चल रही है। प्रयागराज में शिप्रा जी से 100 किलोमीटर दूर तक आने वाले यात्री की सुरक्षा, यात्री को अच्छी से अच्छी सुविधा मिले, उसके लिए सरकार गीता भवन बनाकर उसके रुकने ठहरने की व्यवस्था करके, सड़कें चौड़ी करके, उज्जैन की सड़कें चौड़ी करके हम कर रहे हैं। उज्जैन में जितने अखाड़े हैं उन अखाड़ों का विस्तार करके और वहाँ पर हमारे यात्री रुके। जैसे अगर हम कहें कि प्रयागराज में लंबी दूरी थी, पर यहाँ हमारे पास दूरी काल क्षेत्र छोटा है और हम ये चाह रहे हैं कि प्रयागराज से अधिक संख्या भी आई तो उनको अच्छी से अच्छी सुविधा दे करके शिप्रा मैया में स्नान करके और बाबा महाकाल हर सिद्धि मैया से आशीर्वाद प्राप्त करके, चिंतामण गणेश के दर्शन करके और लोग अपने जीवन को सार्थक करेंगे। उसकी तैयारी उज्जैन की पूरी टीम माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में कर रही है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपको। तो हमारे मध्य प्रदेश के जो उज्जैन के प्रभारी मंत्री गौतम टेटवाल विस्तार न्यूज़ के न्यूज़ रूम में आए, लोगों को भरोसा दिला रहे हैं कि आने वाला जो सिंहस्थ होगा बहुत बेहतर होगा और प्रयागराज से बहुत कुछ सीखा है उज्जैन के लोगों ने और वैसी घटनाएं दोबारा ना हो इसकी बहुत सतर्कता बरती जाएगी। सबको शुद्ध शिप्रा के जल में स्नान भी करवाया जाएगा। सर, आप यहाँ आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम करता हूँ। ये थे मध्य प्रदेश के कौशल विकास और रोजगार मंत्री गौतम टेटवाल जी। अगली दफ़ा आपकी मुलाकात किसी और शख्सियत से करवाएंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।